दोस्तों, ये हम पब्लिक एडमिटेशन का जो हमारा ये कंपोनेंट पार्ट है, ये इंडियन एडमिटेशन या पॉलिटिकल साइंस का भी जो ये इंडियन एडमिटेशन जो है पेपर, उसका मैं आज अब अगला टॉपिक जो मंत्रिमंडल सचिवालय मतलब कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में आज हम लोग ये लेक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन होता है, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट का, फिर इसका फंक्शन क्या है कैबिनेट सेक्रेटरी का, फिर जो सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी या उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या रोल है, फिर वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं मिनिस्ट्री और सेक्रेटरीट में, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो देखते हैं कि हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में हम आज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट है जो आज का नया टॉपिक नहीं है, मतलब कि ये जो ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये कैबिनेट सेक्रेटरीट का फॉर्मेशन होता है, उसका उस समय क्या थे, उस समय देखते हैं क्या था कि उस समय गवर्नर उसका हेड होते थे, जैसे कि आज कैबिनेट सेक्रेटरी के जो है कैबिनेट मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को वो पूरा एडवाइस देते हैं, उसके बाद वो अपना काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आगे अपना जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट था, इससे पहले जो ब्रिटिश एरा में था, उसी को जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद उसी के कुछ रूल को चेंज करके हमारे जो लीडर थे वो चेंज करके और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जब स्टार्ट कब होती है, जब ये हमारा 1861 का जो अधिनियम आया था, जिसको वाइस रॉय ने उस समय का जो कैबिनेट सेक्रेटरीट बनाया था उसका जो सचिव खुद बने थे। ठीक है, उसके बाद इसका सचिवालय का अध्यक्ष बने थे, मतलब कि जो वाइसरॉय विलियम वेंटी जो इनका, उसके बाद विलियम वेंटी का जो पीरियड आता है 1931 से 1936 तक, इस समय में वो स्वयं इसको लीड कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद 1935 में उसके बाद वो सचिवालय के वो जो अध्यक्ष थे उसका कार्य परिषद बनाया गया, उसका संगठन किया गया जो अलग अलग काम करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब 1946 में जब हमारा देश आजाद होने की हुई, तो ये जो सचिवालय से उसी को आगे करके मॉडिफाई करके हमारे जो लीडर थे उनको ये अच्छा लगा, सचिवालय का जो थ्योरी था उसको आगे मॉडिफाई करके वो जब हमारा देश आजाद होता है तो वो आगे मॉडिफाई करके एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जब हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद 1947 में जो हमारा मंत्रिमंडल था जो के साथ ये कैबिनेट सेक्रेटरीट मंत्रिमंडल को क्या करता है, एडवाइस देते थे। तो उसी को सबसे पहले क्या रक्षा के लिए मतलब डिफेंस के लिए ये इसको एस्टैब्लिश किया, मतलब कि जो सैनिक व्यवस्था थी, सैनिक सरकार था, उसके साथ ये उसको लीड कर एडवाइस देने के कैबिनेट सेक्रेटरीट का एस्टैब्लिश होता है। फिर देखते क्या जैसे जैसे हमारा देखेंगे जैसे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री बनेगा उसके अंदर डिपार्टमेंट बनेगा, वो उसके साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरीट भी आते रहेगा। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। ठीक है, मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं, मतलब कि लगभग 30-40 मिनिस्टर होते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो बोला जाता है कि जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं, मतलब सीनियर मिनिस्टर करने का मतलब कि जो सीनियर होते हैं या जो बड़े पोर्टफोलियो होता है, जैसे कि बड़ा पोर्टफोलियो जैसे क्या होगा कि हमारा जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, होम अफेयर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो होते हैं, ये सब जो मेन पोर्टफोलियो का जो मिनिस्ट्री होता है, जैसे कि सब प्राइम मिनिस्टर के अंदर में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जो 5-6 या 10 पोर्टफोलियो जो मेन होते हैं उसके यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, वही कैबिनेट मिनिस्टर के कंट्रोल मतलब कि कोऑर्डिनेशन एडवाइस करने के लिए, कोऑर्डिनेशन और एडवाइस देने के लिए क्या हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है। हम फिर देखेंगे स्टेट सेक्रेटरीट जो पीएमओ, ये सब भी अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब होता है 1949 को जब हमारा देश आजाद हो चुका था, तो उसमें 1947 में हम देखे थे डिफेंस हुआ था। 1947 का डिफेंस के बाद हम लोग देखे कि 1949 में जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का उसको भी कैबिनेट सेक्रेटरी की जरूरत हुई, कैबिनेट सचिवालय की जरूरत हुई, तो उसने भी एस्टैब्लिश किया। तो 1949 में एस्टैब्लिश करने की मांग की गई और 1950 में जाके ये क्या हुआ कि इसका एक शाखा के रूप में जो स्टैटिक डिपार्टमेंट के इकाई के रूप में वो एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है
ये जो 1944 में ये जो मंत्रिमंडल था उसको आगे संगठन किया गया। उसके बाद वो 10 साल के बाद ये 1946 1964 में ये क्या हुआ कि गृह मंत्री के पास चला गया जो स्टैटिक विभाग था वो। उसके बाद क्या हुआ 1946 में ये जो स्टैटिक विभाग का सचिवालय का स्थापना स्टेशनरी रूप से किया गया। मतलब कि उस समय से उससे पहले क्या तो वो इंटरडिपेंडेंट थी, वो एक ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट नहीं था, मतलब कि सेक्रेटरी नहीं था। उसके बाद ये एस्टेब्लिश किया गया 1961 में। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 के सिफारिश पर ये जो गृह मंत्री करता है और जो गृह मंत्री के अंदर में जो सेक्रेटरी करता है उसको गृह मंत्री के अंदर से हटा के क्या एक नया डिपार्टमेंट दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक विभाग निकालते हैं जो 1970 में आके ये क्या होता है एक सचिवालय को भी अपना स्टैब्लिश करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री बनता है। वो जो मिनिस्ट्री बनता है वो उनको जरूरत पड़ती है कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी का, तो करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्रेटरीट है जैसे क्या होता है कि अब यहाँ पे इससे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट था नहीं था, क्योंकि जब हमारा देश आजाद तो उस समय उतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर ये सब यूज नहीं करते थे, या लैपटॉप फ्रिज रेफ्रिजरेटर ये सब यूज नहीं करते थे। तो इसके लिए क्या वो नया नया जो डिपार्टमेंट बनता है, नया नया डिपार्टमेंट कैसे बनता है, जैसे अभी सबसे अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है क्या साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर डिपार्टमेंट है, मतलब कि जो हमारा नया नया लैपटॉप कंप्यूटर या जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ये सब आया इसके भी एक्ट बने हैं। फिर इसको करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए नया डिपार्टमेंट बनता है और उसके बाद जब वो डिपार्टमेंट बड़ा हो जाता है उसको मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट बना, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री बन गया। फिर मिनिस्ट्री जब बना तो वो एक अच्छा खासा मिनिस्ट्री बन चुका था, तो उसके लिए एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते हैं। जो यहाँ पर देखे थे क्या 1973 में कुल 6 विभाग हो जाते हैं जिसके पास सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1973 में जो प्रशासन सुधार विभाग थे जो गृह मंत्री के अंदर में था उसके लिए एक सेक्रेटरीट बनाया जाता है। फिर 1977 में फिर ये मंत्रालय के अंतर्गत फिर एक क्या और सेक्रेटरीट बनाया जाता है जो क्या लोक शिकायत तथा जो पेंशन मंत्रालय इसके लिए भी एक बनाया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विभाग का अपना एक सेक्रेटरीट फिर बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग का अभी एक मिनिस्ट्री बन जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में ये जो अधीन विभाग है जो मिनिस्ट्री के वो 2 है, एक क्या मामला का विभाग और दूसरा सांकेतिक का विभाग, मतलब कि ये दोनों डिपार्टमेंट होते हैं। अब देखते हैं क्या वर्तमान में जो हमारा जो करेंट स्ट्रक्चर है सेक्रेटरीट का वो क्या है, उसका 3 होते हैं, एक प्रधान सचिवालय होते हैं, एक सैनिक शाखा होते हैं और एक हमारे आर्थिक शाखा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब 3 होते हैं। इसका ये जो है इसमें हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे कि मिनिस्टर या जो पीएम बदलते हैं तो वो अपने तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमेशा चेंज होता है वो तो करंट अफेयर का पार्ट होगा, लेकिन जो बेसिक थ्योरी यही है, थ्योरी कभी चेंज होता है, करंट अफेयर में कुछ आता है जाता है लेकिन ये थ्योरी नहीं चेंज होता। ठीक है, इसके बाद मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है उसके अंतर्गत 2 आते हैं, मतलब मंत्रिमंडल का अंतर्गत 2 आते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल मामलों का विभाग और एक आ जाता है सांकेतिक विभाग, मतलब स्टैटिक विभाग। ठीक है, तो ये आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पर प्रधान सचिवालय क्या है, मतलब जनरल सेक्रेटरी क्या होता है, जो मतलब कि जो हमारा केंद्र का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है प्रधान सचिवालय। ठीक है, प्रधान सचिवालय एक महत्वपूर्ण अंग होता है ये इसके अधीन में मतलब क्या बहुत सारे ऑफिसर होंगे, फिर से स्टाफ होंगे। जैसे कि यहाँ पे होता है क्या एक तो सचिव हो गया, एक सचिव हो गया, फिर उसके बाद एक युक्त सचिव या एडिशनल सचिव होता है या डिप्टी सचिव होता है, उसके बाद उप सचिव होता है और 4 अवर सचिव होता है। इसके बाद ये शाखा के मतलब 3 शाखा को 4 शाखा, उस शाखा के बहुत सारे 6 अनुभाग होते हैं, मतलब यहाँ पर 6 अनुभाग को दिया गया है। तो वहां पे क्या होता है, पहला जो 4 शाखा जैसे मंत्रिमंडल शाखा, प्रशासन शाखा, फिर सामान्य शाखा और एक समाजसेवा शाखा। ये प्रधान सचिव के जो मंत्रिमंडल है यहाँ पर बहुत सारे सामान्य प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आर्थिक
आर्थिक प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको ये सॉर्ट आउट करके ये सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो प्रधान सचिव है, जो सभी के सामान्य में को सॉर्ट आउट करते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट के हुए, अपने जो मिनिस्ट्री के हुए, उसको सबको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ इसके अधिकार होते हैं, उसको छोड़ के ये सबको आराम से डील कर लेते हैं। अब देखिए वहां पर हम लोग देखे थे क्या कि जो सैनिक शाखा था उसको छोड़ दिए थे, आर्थिक शाखा को छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये इसके लिए एक विशेष हो जाता है, मतलब कीजिए कि मिनिस्ट्री के अंदर में अगर कोई ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो जब वो सेक्रेटरीट में क्या होता है, वो जब ज्यादा काम ओवरलोड बढ़ता है, तो डिपार्टमेंट वो क्या होता है, डिपार्टमेंट को कुछ सेक्रेटरी में जाने देता है, कुछ डिपार्टमेंट को कुछ सेक्रेटरी में दिया जाता है। जब मिनिस्ट्री जब बड़ा होता है तो कोई जरूरी है कि एक ही सेक्रेटरी हो, वो चेंज हो जाता है, एक दो हो जाता है। जब डिपार्टमेंट बड़ा होता जाता है, मिनिस्ट्री जब बड़ा होगा, डिपार्टमेंट जब बड़ा होगा, तो उसको एक सचिव सेक्रेटरीट में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मंत्रिमंडल, जो हमारा रक्षा समिति है या जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। इसमें सैनिक ब्रांचेस का अलग अलग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। मतलब कि सेक्रेटरीट मतलब कि थोड़ा सा एक दो सेक्रेटरी बढ़ा देते हैं, जब ओवरलोड के कारण हम लोग को बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे कि रक्षा मंत्री के में पेंशन में कुछ लेना है, तो उसके में क्या होगा, उसमें पुनः विचार समिति होती है, सेना अध्यक्ष समिति होती है, या कुछ और संबंधित समिति होती है, जो इसको आराम से डील कर लेती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रमुख सचिव होते हैं, इसके साथ प्रमुख क्या सचिव होते हैं, उसके अतिरिक्त एक निर्देशक होते हैं, 9 स्टाफ और जो स्टाफ अधिकारी होते हैं, और 9 विज्ञान अधिकारी होते हैं। ये सब अलग अलग अपना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ब्रांच में देखते हैं क्या, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके लिए अलग सचिवालय होंगे। वो क्या करते हैं, आर्थिक उत्पादन और जो विवरण समिति है, उसका क्या करते हैं, पूरा मोनिटराइज, मतलब कि देखभाल करते हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये सचिव का काम क्या है, पूरे रिकॉर्ड को मॉनिटरिंग करना। उसके बाद वो जो उसका जो रिपोर्ट होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देगा, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना अपना काम करता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि अब हमारा इसका कुछ वर्क होता है, जैसे मंत्रिमंडल के मामलों में जो विभाग होता है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1961 में एस्टैब्लिश होता है। इसका पूर्ण गठन होता है, मतलब ये बार बार जो पहले बता दिए थे कि जब मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, तो वो अपने सेक्रेटरी को भी क्या होता है, वो मॉडिफाई करता है, जगह जगह पर चेंज करता था, समय समय पर चेंज करता है, वो अपने मन के मुताबिक अपने हायरार्की जो मैनर होता है सेक्रेटरी का, उसको हायरार्की चैनल को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज होता है, फिर क्या करते हैं, वो अपने चेंज करते हैं अपने मुताबिक, क्योंकि उनको मदद लेना रहता है सेक्रेटरी, तो उनसे मदद लेना रहता है, तो वो मदद कैसे करते हैं वो देखना पड़ता है कि कैसे। ऐसा ना हो कि कोई सेक्रेटरी को रख ले और वो सेक्रेटरी मिनिस्टर के बीच में हमेशा लड़ाई होता है, तो क्या होता है, लड़ाई होता रहेगा, हमेशा क्लैश होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, तो काम नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा, प्रोग्राम अच्छा से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बहुत सारे होते हैं, देरी होगी बहुत सारे काम में। ठीक है, इसका कुल 3 विभाग होते हैं। क्या होते हैं, एक नागरिक शाखा, सैनिक शाखा और जासूस शाखा, जो हमारे ये क्या हमारे जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट मैटर के ये 3 विभाग होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जो नागरिक शाखा क्या होता है, जो हमारे नागरिक के बारे में पता करता है। जो ये नागरिक शाखा है क्या करता है कि जो नागरिक और मिनिस्टर के बीच में एक कोऑर्डिनेट लिंक बनाता है, जो मिनिस्टर को क्या चाहिए, हमारे जो नागरिक को क्या चाहिए, ये सब बात मिनिस्टर को बताते हैं। मिनिस्टर उस प्रकार से क्या करते हैं, प्रोग्राम सेटअप करते हैं, जिसके कारण ज्यादा बेनिफिट मिले, हमारे जो सोसाइटी का ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अगला हम लोग देखते हैं जो हमारा सांख्यिकी विभाग मतलब स्टैटिक डिपार्टमेंट होता है। ये जब कब स्थापित होता है, 1957 में होता है। इसका ये गठन सेंट्रल मतलब स्टैटिक का काम क्या होता है, वो पूरा डाटा को रिकॉर्ड को चेक करना और वो अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो 1957 में ये स्टैब्लिश होता है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से 61 में आके इसको पूरा स्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद इसके भी 2 कार्यालय होते हैं, जैसे कि पहला होता है क्या, उपयुक्त केंद्रीय
संतरित संगठन मतलब वो है स्टैटिक डिपार्टमेंट ज्यादा। और दूसरा तो कंप्यूटर सेंटर या जो सूचित असूचित कक्षों कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर सेंटर इस समय ये तो कंप्यूटर सेंटर उस समय नहीं था, 61 के समय तो नहीं था। तो अब धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर आया उसके लिए अब एक डिपार्टमेंट बना, और डिपार्टमेंट में स्टैटिक क्या तो हम लोग को मालूम है कि एक पूरा डाटा होता है, उसको एनालाइज करता है, फिर एक रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बनाने का उसको हम रिपोर्ट मिनिस्टर को देते हैं। मिनिस्टर क्या करते हैं, उसको एनालाइज करके और पूरा एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रोग्राम मिनिस्टर सिर्फ अकेले नहीं बनाते, उसका जो पूरा सचिवालय होता है, मतलब जो सचिव जो ज्यादातर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो सब होते हैं। जैसे कि आईएएस जो एक बन गया, एक डीएम बन गया, वो 10-15 साल फील्ड वर्क करता है। उसके बाद उनका पोस्टिंग होता है सचिवालय में। सचिवालय में होता है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ऐसे करके सब हायरार्किकल मैनर है। वो हम अगला चैप्टर में मतलब कि जो आईएएस ये ऑल इंडिया सर्विस का एक चैप्टर होगा उसमें हम बता देंगे, उसमें पूरा विस्तार रूप से बता देते। तो वो तब जाते जाते क्या होता, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता। कोई एक आईएएस ऑफिसर है, उसका लगभग 40 साल का जॉब है, ठीक है। वो 40 साल अगर जॉब करते हैं, मतलब 35 साल भी जॉब करते हैं, तो 20 साल वो सेक्रेटरी में बिताते हैं, सेक्रेटरीट में बिताते हैं, तो उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है उस फील्ड का, तो वो अच्छा खासा जानकारी दे पाते हैं उस मिनिस्टर को, ठीक है। वो मिनिस्टर को अच्छा जानकारी होगा, फिर वो अच्छा से रूल बनाते हैं। सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो ये क्या हुआ कि 1957 में ये मुख्य रूप से कार्य में आते हैं, ठीक है। इनका क्या कार्य रहता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान करना, राष्ट्रीय अन्य राष्ट्रीय आय का अनुमान करना, जैसे कि इंडिया में कितना पैसा आ रहा है, फॉरेन कितना है, कितना इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना गुड्स जो से हम लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, कितना खर्च करते हैं। उसके बाद नियोजन जो कृषि अनुसाधन है उसके संबंधी में काम करते हैं। फिर राष्ट्रीय संघ अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का जो मतलब कि स्टैटिक उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो सांकेतिक सूची का जो प्रकाशन भी करते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं कि बहुत सारे काम करते हैं। ये जैसे कि राष्ट्रीय सम्मेलन, जो राष्ट्रीय आय, फिर जो संख्या जनसंख्या सखा, ये सभी महत्वपूर्ण इनकी कार्य है। अब देख लेते हैं फंक्शन, जो हमारा फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, जो हमारा मंत्रिमंडल है उसका फंक्शन हम देख लेते हैं। तो ये जो सचिवालय का जो केंद्रीय सचिवालय क्या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, जो पूरी गवर्नमेंट का हार्ट है। जैसे सचिवालय कहेगा कैसा वो, जैसे कि हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है, वैसे ही क्या होता है ये जो पूरे वर्क होता है उसको पंप करता है कौन, हमारा सेक्रेटरीट पंप करता है। जैसे वो पंप करेगा वैसे ही वो काम होता रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या करते हैं कि जैसा वो सेक्रेटरीट बोलेगा वैसा मिनिस्टर करेगा, वैसा ही जब मिनिस्टर के पास रिपोर्ट जाएगा वैसा ही क्या पीएम करते हैं। पूरा गवर्नमेंट को यही एक प्रकार से रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपने क्या करते हैं, ये अपने काम को अच्छे से करते हैं। जो वास्तव में जो शासन ये कौन करता है, हमारे ये सचिवालय ही करते हैं, ठीक है। सचिवालय करते हैं, मंत्रिमंडल के पूरा बैक स्टेज पे जाके ये पूरे मंत्रिमंडल को अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके कारण ये सबसे शक्तिशाली ऑफिस होते हैं हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनका कार्य क्या है। जैसे कि मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है उसमें ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो वर्क रिलेशन टू द कैबिनेट मीटिंग, इसमें क्या करते हैं, जितना भी एजेंडा बनाते हैं, जितना एजेंडा तैयार करते हैं वो कौन करते हैं, ये हमारे सचिव जी करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एजेंडा हो गया, जैसे हम एक एग्जांपल लेते क्या कि जैसे कि अभी कोरोना पीरियड में क्या होता है कि हमारा मानिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री खराब हो रहा है, मतलब उसमें काम नहीं चला, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम नहीं चला, लेबर लोग को नुकसान, उसके फैक्ट्री के मालिक को नुकसान। फिर जिसके कारण क्या हुआ, एक कारण क्या होगा कि धीरे धीरे करके क्या होगा, घाटा में जाएगा, वो घाटा हो जाएगा, और हमारी जो सरकार कुछ नहीं करती तो क्या होगा, एक समय वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक को वो मिल को छोड़ना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेगा, जब नहीं रहेगा तो दोस्तों क्या होगा कि हमको दूसरे देश से एक्सपोर्ट करना होगा, कॉटन या जो कपड़ा एक्सपोर्ट लाना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट करना होगा, लाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, एक्सपोर्ट मेरा बंद हो जाएगा धीरे धीरे, तो उससे क्या होगा, मैं बहुत सारा घाटा हो गया। तो घाटा होने के कारण क्या होता है कि इसके लिए क्या करते हैं कि हमारा जो
मंत्रिमंडल है वो उसको ये बार ये बताएंगे कि कैबिनेट मीटिंग में बताएंगे कि हमारा ये एजेंडा होना चाहिए, मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमको 5 लाख करोड़ रुपया देना होगा सबको फिर से बूस्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, ये कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करेंगे, मीटिंग का एजेंडा सेट करेंगे। ठीक है, एजेंडा सेट करेंगे, पूरे रॉक इनके पास तो अच्छा खासा रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड को एनालाइज करके वो बताएंगे सब मिनिस्टर को इतना रुपया दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट का जो मीटिंग होता है उसमें भी ये पूरे बात अपना रखेंगे, पक्ष रखेंगे और हमारे जो मिनिस्टर उसको समझाएंगे। तो ये सब करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फिर वो वर्क रिलेटेड टू कमेटी, ये जो कमेटी बनती है, जो कमेटी बनेगी उसमें भी यही हेड करते हैं, मतलब उसमें भी में ये रहते हैं, क्योंकि जो कमेटी बनती है उसमें दोनों रहते हैं, सचिवालय के भी ऑफिसर रहते हैं और जो मिनिस्टर हुए वो भी रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, लेकिन जो काम को करेंगे हमारे सेक्रेटरीट के ये लोग करते हैं, उनके पास डाटा होता है, उस डाटा को एनालाइज करके अच्छा आउटकम निकालते हैं, उसको एनालाइज करके वो बताते हैं। समिति में भी यही काम करते हैं। अब देखते क्या कि इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का जो आएगा, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करने का जो होगा, तो इसमें क्या करेंगे, वहां पे भी मंत्रिमंडल को बताएंगे कि बात बताएंगे कि कैसे कैसे हम कौन सा मिनिस्ट्री है, जो कौन सा इंडस्ट्री है उसके पास हम, जैसे कि आदित्य बिरला का जो कंपनी है कपड़ा का, फिर जो हमारा रिलायंस का जो कंपनी है पैंथलून हो गया, आदित्य बिरला का हो गया, वही पैंथलून नहीं, और उसके बाद मैक्स हो गया, ये सब जो कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, उसको कैसे कैसे पैसा देंगे, कितना हम पैसा देंगे, जो उसका कंपनी का क्या बूस्टअप होगा, वो कंपनी डूबेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है कोई जरूर है ये नहीं है कि जो हमेशा क्या गरीब लोगों को ही पैसा दे, क्योंकि अमीर लोगों को भी जब मुश्किल पड़ती है, जैसे कि अभी टाइम में मतलब कि जब कोरोना पीरियड आया तो उसमें क्या कंपनी सब बंद हो रही है, तो बंद हो रही है, तो वहां पे री इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले ही क्या करते हैं उसको पैसा देंगे, ब्याज पर ही देंगे, उसको बाद में लेने की कोशिश करें, लेते हैं, लेकिन उस समय के लिए दिया जाता है जो इंडस्ट्री क्या एट द टाइम रन करे और हमारा विकास होता रहे हमारे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर भी सेट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ रिमाइंडर कैसे सेट किए, ये जो एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल में हम क्या किए, ये रिमाइंडर बताया, मिनिस्ट्री को बताया क्या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को के बारे में बताया कि देखिए सर ऐसे ऐसे हो रहा है कि हमको ये कॉटन इंडस्ट्री बंद होने वाला, आने वाले 5 साल में बंद हो जाएगा, जिसके कारण उनको रिमाइंडर करते रहेंगे, अलार्म की तरह उसको बताते रहेंगे मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्टर भी उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसके बाद मिनिस्टर को अच्छा लगेगा प्रोग्राम, फिर वो उसको बाद प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या हमारे राष्ट्रपति को बताएंगे, ये एक चैनल बना के वो करेंगे और उसके बाद वो आराम से पैसा दे देंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का जो भाषण होता है, मतलब ओथ का, फिर डिजाइन पर त्याग पत्र का, ये सबको भी देखभाल करते हैं, इसका जो बनाया जाता है वो हमारे जो सचिव होते हैं वही बनाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए या जो मंत्रालय का जो मिनिस्ट्री का जो ओथ होता है या जो शपथ ग्रहण होता है उस सबका भी हम लोग को बनाते हैं, ये जो डाटा तैयार करते हैं या जो स्पीच करते हैं यही सब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो पार्लियामेंट्री वर्क करती है उसका भी सब, जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई भी बिल ड्राफ्ट करना हो या कोई बिल बनाना हो तो उसका भी वो वर्क करते हैं और वो वर्क को आगे पहुंचाते हैं, ये बिल को पूरा मॉनिटराइज करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो उसके बाद अगला जो हमारा कंपोनेंट है, जैसे कि स्टेट और केंद्र के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध को आगे स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री में हमेशा मिनिस्टर में नहीं बनता है, लेकिन क्या स्टेट में सेक्रेटरीट में और जो सेंट्रल सेक्रेटरी में वो हमेशा एक रैंक के होते हैं, हमेशा कलीग्स होते हैं, तो वो हमेशा उनका बनता रहता है। मिनिस्टर में नहीं पड़ा, जैसे कि कोई सेंट्रल में कोई और पार्टी होगी, स्टेट में कोई और पार्टी होगी, तो उसके बीच में एजेंडा अलग हो गया, जो पार्टी के एजेंडा अलग हो गया, तो वो क्या करते खराब हो सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे ये मिनिस्ट्री खराब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री में क्लैश देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या ये जो स्टेट सेक्रेटरी जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटरी उसमें नहीं क्लैश आता, इसके कारण दोनों के बीच में आराम से बातचीत होती है और अच्छे रिलेशन उभर के आते हैं। उसके बाद जो हमारा जो वर्क होता है कोऑर्डिनेट का, ये तो पहले ही से पूरे चैप्टर में देखिए क्या कोऑर्डिनेट कैसे करता है मिनिस्टर और जो सेक्रेटरीट होता है उसमें कैसे कोऑर्डिनेट करता है, मिनिस्टर और जो सचिव होता है वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है, अगर लड़ाई हुआ तो काम नहीं बनेगा, तो उसके बीच में क्या होता है फिर हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, इसके कारण ये हमेशा होता रहता है।
ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पद, जैसे यूपीएससी का जो चेयरपर्सन हो गया, या जो कैग हो गया, ये सब का जो पद है उसके लिए भी क्या कमेटी बनती है। इसमें सचिव लोग का काम रहता है वो। उसके बाद मंत्रालय का कोई पद हुआ, उसमें क्या सचिव लोग अपना पक्ष रखते हैं मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर लोग पक्ष रखते हैं पीएम के पास। तो ऐसे करके एक चैनल बनता जाता है जो अपना अपना व्यूज रखते हैं। उसके बाद जो मिनिस्टर को जो काम करना होता है वो करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दबाव नहीं रहता। लेकिन मिनिस्टर लोग क्या करते हैं, वो सचिव लोग का बात मानते हैं, क्योंकि देखिए मिनिस्टर लोग क्या टेम्पोररी लीडर है। लेकिन हमारा जो टेम्पोररी एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या 5 साल के बाद वो हट जाएंगे। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट लगभग परमानेंट है, वो लगभग 25 साल 30 साल 40 साल रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि उनके पास जो हमारा ब्यूरोक्रेट है उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। इसी कारण वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। लेकिन क्या करते हैं मंत्री लोग, क्या छोटे सा टाइम पीरियड रहता है, उनके पास नॉलेज आती है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं रहता। उसके पास क्या पॉलिटिकल नॉलेज होगी, फिर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ये सब नॉलेज मिनिस्टर के पास कम होता है। लेकिन क्या इनके पास ब्यूरोक्रेट के पास क्या पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होगा, उनको कैसे इलेक्शन लड़ना है वो सब तो मालूम नहीं होगा। लेकिन क्या इनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं। उनके पास एक जनरल मतलब कि स्पेशल फील्ड में उनके नॉलेज होते हैं जो बेहतर आउटकम देती है। इसीलिए क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है ये एक कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप बना के करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब कैबिनेट का जो रोल होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल होता है, ये सबसे पहले 1950 में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद में जो हमारे एन पिलाई जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी बने, उन्होंने पहले भारत संभाला। फिर इसके बाद मंत्रिमंडल के सचिवालय के मुख्य सचिव होते हैं। उसके बाद देश में क्या जो इतना भी प्रशासनिक अधिकारी मतलब आईएएस होते हैं वही लगभग कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक पर जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हमारे कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि वही बनेंगे जो हमारे पीएम को या जो मिनिस्टर को किसी को बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके लिए कोई क्राइटेरिया लिखा हो, जैसे कि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, फील्ड वर्क होना चाहिए, उनके पास समझने की क्षमता होना चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर ये आईएएस ऑफिसर बनते हैं। लगभग 90 to 95% आईएएस ऑफिसर ही सेक्रेटरी बनते मतलब मुख्य सचिव बनते हैं, ठीक है, या कैबिनेट सचिव बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सिविल सेवा या जो केंद्रीय सेवा है उसका भी स्थापना ये मंडल कमेटी बनता है। जैसे सिविल सेवा का कमेटी हो गया, जो हमारा सेंट्रल ऑफिसर सेंट्रल सर्विस कमेटी होगा, ये सब का कैबिनेट का भी मिनिस्ट्री का ये जो अध्यक्ष ज्यादातर यही सचिव लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य होता है मंत्रिमंडल के बैठक में ये उपस्थित रहते हैं। मतलब कि सब मिनिस्टर को सब अच्छे होते हैं, ये बताते हैं कि कैसे ये करना चाहिए, कैसे ये प्रोग्राम करना चाहिए, जो में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होते हैं। इसीलिए ये जैसे कि प्रधानमंत्री का मीटिंग हो या जो कैबिनेट मीटिंग हो, उस समय ये लोग को बुलाया जाता है। सब अपने अपने कैबिनेट में सचिव को ले जाते हैं, क्योंकि वो ही अपना भाग सकते हैं, ठीक है। सचिव का संमेलन का जो होता है, मतलब कोई सचिव हो, बहुत सारे सचिव होता है, 5-6 सचिव अगर हो गया एक कैबिनेट में, तो उसका जब बुलावा आता है कि सब लोग आके मीटिंग कीजिए, उसमें क्या जो हमारे कैबिनेट सचिव ही उसका अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आयोग रिपोर्ट जो आया 1949 में, उसमें क्या किया गया, इसको क्या उस समय इसको अच्छा से एस्टैब्लिश किया जाए। उसके बाद फिर जो देशमुख कमेटी आया, उसमें फिर ये क्या सिफारिश किया गया कि जो हमारे भारतीय सरकार का जो संचालन नियम है उसको मान्यता दिया जाए। जो मंत्रालय के बीच में और कैबिनेट के बीच में जो मुताव रहता है, भेद रहता है, उसको कम किया जाए। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्लैश होता है, उसको कम किया जाए। इस पर सुझाव देते हैं जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो बार बार ये कमेटी बैठाती है, जिससे हमें अच्छा आउटकम आता है और हम सुझाव इनको आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ARC मतलब कि प्रशासनिक सुविधा आयोग जो 1966 में आयोग निर्माण किया गया, उसका भी यही काम था कि कैबिनेट और जो मिनिस्ट्री के अंदर में जो क्लैश है उसको कम करना। तो वो लोग भी यही काम किए, क्लैश को कम करने की कोशिश की और कम करते हैं, वो सुझाव मिलता है और वो गवर्नमेंट क्या करते हैं, मिनिस्टर लोग या प्राइम मिनिस्टर लोग उसको सुझाव को मानते हैं और आगे चल के उसको कमी करने की कोशिश करते हैं। अगर ये कमी नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ाई होते रहेगा तो हम लोग का मेरा डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल का सचिव का होता है, उसके
स्पेशल जो एडमिनिस्ट्रेशनल फील्ड वर्क होता है उसके वो एक्सपर्ट रहते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के पर कोई अगर सुझाव लेना तो वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर या जो वो तो पीएमओ का जो सचिव होता है उससे, या जो मिनिस्टर हुए वो कोई भी मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हुए वो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से लेंगे, ये सुझाव लेते हैं, जिसके कारण उन लोग पर अच्छा खासा प्रभाव रहता है, अपने लीडर पे रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जो देखिए अब तो ये हो गया, यहाँ तो पर्दे के पीछे सब काम कौन करता है, हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी करता है, कैबिनेट का या मिनिस्टर का। लेकिन क्या होता है जब लेकिन इसका कोई अच्छा प्रोग्राम होगा तो उसका श्रेय किसको जाएगा, वो मिनिस्टर पे जाता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर सेक्रेटरी को नहीं जाता है। या कोई बुरा प्रोग्राम होता है तो उसका कोई जो बुरा बात हो या गाली हो किसको पड़ेगा, मिनिस्टर को पड़ता है। तो इसीलिए वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। लेकिन ये जो अच्छाई या बुराई की बात आती है तो किसको मिलता है, हमारे लीडर को मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग मिनिस्टर को जानते हैं, लेकिन कौन सा जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर को नाम जानते हैं, हम लोग सब जानते होंगे। लेकिन क्या हम फॉरेन अफेयर का कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम जानते नहीं जानते, पीएम का नाम जानते हैं, लेकिन पीएमओ का जो सचिव है उसका नाम जानते नहीं जानते, डिफेंस मिनिस्टर का जानते लेकिन डिफेंस का जो सचिव है तो नहीं जानते। ये क्यों, क्योंकि वो पर्दे के पीछे काम करता है, हमको भी नहीं मालूम है कि उसका नाम क्या है। क्यों, क्योंकि हमको नहीं जरूरत पड़ती है। हमें जैसे कि कोई अच्छा काम होता है हम अभी का जो मोदी गवर्नमेंट उसको हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब बुरा काम होगा तो मोदी गवर्नमेंट को फिर हम लोग भला बुरा करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये काम कौन करता है, जो मोदी गवर्नमेंट का जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है या जो पीएम सेक्रेटरी होता है वो काम करता है। लेकिन ऐसा जो हमारे प्रधानमंत्री का जो देश के वास्तव प्रधान होते, देश के वास्तव प्रधानमंत्री होते, लेकिन क्या उनके सहायक के लिए कैबिनेट सचिव मिलते हैं। फिर वैसे मिनिस्ट्री का वास्तविक लीडर कौन होता है, मिनिस्टर होता है, लेकिन उसका सहायक कौन करता है, वो सचिव करते हैं। जिसके कारण सिर्फ अच्छाइयाँ लूटने की होती है तो कौन लूटते हैं, लीडर लूटते हैं, बुराइयां लूटने की होती है कौन लूटेगा, लीडर लूटेगा। लेकिन काम कौन करेगा, जो हमारा सचिव होता है वो काम करेगा। ठीक है, जितना भी बनता है जितना भी पॉलिसी प्रोग्राम बनता है वो हमारे सचिव जी करते हैं। ठीक है, इसीलिए एसएस खेरा जो अपने ये भी अपने कैबिनेट सचिव थे तो उन्होंने बोला था क्या, एसएस खेरा अपने बुक में लिखा था केंद्रीय कार्यपालिका जो 1975 में आया था, उसमें उन्होंने लिखा था जो कान और आंख किसके, मिनिस्टर के या जो पीएम के कौन होते हैं, हमारे सचिव होते हैं। मैं बता दूं इस प्रकार से मैं ये जो चैप्टर था वो आज खत्म हो जाता है, ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मैं आपको पहले बता दिया हूँ क्या कि जो मेरे ये जो नोट्स है ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये अच्छा लगा हो, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। और मैं इतना तो लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि ये जो मेरा जो पढ़ा रहे ये पूरे इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो लगभग सबका वही टॉपिक रहता है। बस ये क्या होता है, सिलेबस में क्या होता है, ये जो टॉपिक है किसी के एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, किसी के सेकेंड सेमेस्टर में, किसी के थर्ड सेमेस्टर में, या बीए में जो टॉपिक है इंडियन एडमिटेड वो किसी के टॉपिक क्या होगा सेकेंड पार्ट में होगा, किसी के फर्स्ट पार्ट में होगा, ये चेंज होता है। लेकिन क्या टॉपिक चेंज नहीं होता, ये अगर लिखिएगा तो मेरे ख्याल से ये 15 पेज का मेरा तो आपका 5-6 पेज में आ जाएगा और इससे आराम से आप 50-60% 70% नंबर गेन कर सकते हैं और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वंदे मातरम, बाय दोस्तों।